हाँ जी, अभी चेक कीजिए ऑडियो इज फाइन और नॉट क्लियर। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से आपका बैच कोर्स स्टार्ट है। आप सभी का स्वागत है पहली क्लास में, ठीक है। एंड आज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से जिस तरह के क्वेश्चंस और जो भी सिलेबस है हम इन मॉर्निंग के सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली जहां पे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इज दिस फाइन? डोंट वरी चितवन, जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल ट्राई टू जस्टिफाई 100% विद योर सब्जेक्ट, ठीक है, और आप इजीली समझेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और साथ में मैं जो है आपको जो एक्सप्लेन करूंगी चीजें वो इस बिहाफ पे करूंगी कि हमें पेपर में थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो हम आंसर कैसे दें, ठीक है। आप देखिएगा, यू विल डेफिनेटली enjoy these classes and you will a lot of topics are there to learn, ठीक है। एंड साथ में बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी थ्योरी की। जनरली स्टूडेंट थ्योरी को कहते हैं बोरिंग होती है, थ्योरी का क्वेश्चन आ गया पता ही नहीं चला क्या आंसर बनेगा, तो आपको 100% श्योरिटी होगी कि क्या आंसर बनेगा, ठीक है। आफ्टर दीज क्लासेस स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रियल नहीं है, ऐसी इंटेलिजेंस। हमारे पास जो इंटेलिजेंस है दैट इज रियल इंटेलिजेंस। बट जो हम रोबोट्स होते हैं, रोबोटिक होती हैं, जैसे बच्चों की कार होती है एक सिंपल, तो आप उसको प्ले करेंगे जब कार को, ठीक है, जो कार होती है, तो अगर आप उसको चला रहे हैं, जैसे ही वो दीवार के साथ टच होएगी वहां से वो वापस आ जाती है, ठीक है। आप उसको टेबल पे रन कर रहे हैं या फिर बेड के ऊपर रन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉर्नर पे जब पहुंचेगी वो वहां से रिटर्न कर लेगी, क्योंकि उस कार में कुछ ना कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण वो रिटर्न होती है। तो है क्या, ये रोबोटिक कार है एक तरह की, ठीक है। बच्चों के बहुत सारे टॉयज आते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होंगी ये चीजें किसी ना किसी टॉय में, ठीक है, घर पे, ठीक है, ऐसे। और ठीक है, जहां पे भी रोबोटिक का कंसेप्ट होता है वो क्या है, एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कार को हम कोई बोल नहीं रहे हैं, ना ही कार देख सकती है कि जी पीछे हो जाओ, वापिस हो जाओ, बेड का किनारा आ गया, गिर जाओगे नहीं तो, है ना, ठीक है। तो कार को हम बोल नहीं रहे, तो कार में जो थी इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल थी, क्योंकि बाहर में इम्पोज की गई है, बाहर से डाली गई है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? कि ऐसे कंप्यूटर्स कैसे बनाएं जो उन कामों को आसानी से कर पाए जो एट अ मोमेंट ह्यूमन अच्छे से करता है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिंपल एग्जाम हम घर पे देखते हैं, अगर वॉशिंग मशीन देखें तो वॉशिंग मशीन पहले डिफरेंट थी, आजकल फुली ऑटोमेटिक आ रही है, पहले जस्ट सेमी होती थी, ठीक है। तो और उनमें क्या होता था, सेमी वॉशिंग मशीन में तो हमें सब कुछ सेटिंग करनी पड़ती थी। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लगा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही एक है कंसेप्ट फजी लॉजिक, वो लगा हुआ है और वो उसी के ऊपर काम करती है, जैसा हम काम करवाना चाहें वैसा करेगी। हाँ जी, इतनी बात समझ लगी आपको? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ क्या, ऐसी मशीन्स बनानी जो एट द मोमेंट एक ह्यूमन अच्छे से काम करता है, ठीक है ना, ऐसी मशीन बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। गुड, तो फीडबैक जरूर साथ में देते रहिएगा। हाँ, मैं आती हूँ उस पॉइंट के ऊपर सरिता। तो मेन जब हम एक कंप्यूटर से ह्यूमन के जैसा काम करवाना चाहते हैं तो हम उसमें 4 फीचर्स डालेंगे, जैसे एक सरिता ने पोस्ट की थी, सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन। तो हम जो कंप्यूटर बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, जो मशीन बना रहे हैं,
वो एक इंसान की तरह सोचे, जैसे उस कार ने डिसीजन लिया था सोचने का कि यहाँ से वापिस हो जाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो दैट इज के थिंक लाइक ह्यूमन। इसी तरह से है एक्ट लाइक ह्यूमन। 4 कैटेगरीज आएंगी इसमें, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? स्टडी है। किस तरह की स्टडी है? ऐसे कंप्यूटर्स कैसे बनाएं विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर, जिनके काम इंसान अच्छे से कर सकता है, वो कंप्यूटर हम कैसे बनाएं। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कार को चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपने माइंड से, अपने ब्रेन से जो है डिसीजंस ले रहे हैं इफ यू आर रनिंग अ कार, ठीक है। लेकिन अगर एक रोबोटिक कार है, उसको आपने जस्ट सेल डाल के, बैटरी डाल के छोड़ दिया रन करने को, ठीक है, कि बच्चा प्ले करेगा, छोड़ दिया, तो उस कार में क्या होगा, वो जैसे ही किसी हिंड्रस में आएंगी तो पर्टिकुलर हिंड्रस के अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन हो जाएगा, रिटर्न बैक का, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने जो कार बनाई है रोबोटिक बच्चों की, वो क्या है? थिंक लाइक ह्यूमन, एक्ट लाइक ह्यूमन। इंसान की तरह काम कर रही है ना, सोच रही है कैसे कॉर्नर पे आके वो रिटर्न करगी, क्यों हड्डी पसली है ना, तुड़वानी है, कार ने सोचा कि हड्डी पिंजर जो है मेरा सारा हिल जाएगा। फिर एक्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है, इंसान की तरह डिसीजन भी ले लिया, पहले पता चला उसको कि मुझे वापिस होना है। फिर दूसरा क्या था? एक्ट था। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी, तो वो सोचती है नहीं है, ठीक है। इसको कॉग्निटिव साइंस अप्रोच बोल देते हैं, जब भी हम कहते हैं ना कि समथिंग, कोई मशीन है जो थिंक लाइक ह्यूमन, ठीक है। एंड फिर है एक्ट लाइक ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। मैं इन चीजों के बारे में, पॉइंट के बारे में डिस्कस करती हूँ आपके साथ, वेट कीजिएगा। सो थिंक लाइक ह्यूमन सबसे पहले था। थिंक लाइक ह्यूमन का मतलब होता है कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। मशीन जो कि एक इंसान की तरह काम करे, जैसे हम लोग डेली देखते हैं, अगर आप जीपी मैप ऑन करते हैं, ठीक है, और कहीं पे आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर उस मैप पे कोई पाथ दिखा रहे हैं कि इस पाथ के थ्रू जाइए, बट आप इससे आगे निकल चुके, तो वो इमीडिएटली मैप रीराउट करेगा और आपको फिर यहाँ से फिर से वापस उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का रास्ता दिखा देगा कि आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई मशीन, हाँ मैं आऊंगी सरिता, वेट करो, ह्यूमन की तरह सोचे, तो पहले उसमें हमें खुद डिटेल डालनी पड़ेगी। फर्स्ट इट रिक्वायर नॉलेज बेस। अगर मशीन में या फिर सैटेलाइट में हमने रास्ते की डिटेल डाली कि वो रास्ता इधर से भी आ जाएगा, तभी हमें वो मैप ने दिखाया, अदरवाइज वो दिखा नहीं सकता था, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी हम चाहते हैं थिंक लाइक ह्यूमन, तो क्या होगा? फर्स्ट इट रिक्वायर्ड नॉलेज अबाउट एक्चुअल वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। असली इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, उसकी सारी डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी मशीन में, ठीक है। तो ह्यूमन के ब्रेन की वर्किंग के लिए एक कंसेप्ट आ जाता है न्यूरल नेटवर्क। मैं इन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी। मैंने एक फजी लॉजिक का कंसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, न्यूरल नेटवर्क टर्म भी यूज कर ली, ठीक है, पर इनकी डिटेल में अभी जा नहीं रही, ठीक है। जस्ट इतना ही बता रही हूँ कि जब भी हम चाहते हैं कि मशीन हमारी तरह सोचे, उसको कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं पहली बात तो, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर की तरह वो काम तब करेगी जब उसको इनपुट भी वैसी दी जाए जैसे ह्यूमन बिहेवियर को दी जाती है, तो वो उसी तरह से आउटपुट देगी। दूसरा है सिस्टम एक्ट लाइक ह्यूमन।
एक्ट लाइक ह्यूमन का मतलब क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट किया था, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच भी बोला जाता है, जो भी मशीन इंसान की तरह काम करती है। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या था? एक रूम में उन्होंने कंप्यूटर रख दिया, दूसरे रूम में उन्होंने एक इंसान को रख दिया, बिठा दिया। इंटेरोगेटर को नहीं पता किधर कौन है, इंटेरोगेटर को कुछ नहीं पता कि किसी में कंप्यूटर है, किसमें इंसान है, या फिर दोनों में कंप्यूटर दोनों में इंसान है। इंटेरोगेटर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं दोनों से रिटर्न में, ठीक है। कहता ऐसे बताओ, तो दोनों ने सही आंसर दे दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही आंसर मिल गया। इंसान है, इंसान के लिए आंसर देना ठीक था, इंसान दे सकता था। इंटेरोगेटर क्वेश्चन को बदल बदल के पूछ रहा है सो दैट अगर कहीं मशीन हो तो वो आंसर ना दे पाए, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे आपके साथ पास होता है ना एक कैप्चा कोड, जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड ट्यूरिंग टेस्ट होता है आपका। वो कैप्चा कोड जो है उसकी फुल फॉर्म में ट्यूरिंग टेस्ट वर्ड आता है। टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, ये किसके लिए है? इसके लिए है ये बताने के लिए कि कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस आर अपार्ट, ठीक है। कई बार किसी वेबसाइट के ऊपर डैनियल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है, मतलब जैसे गूगल है, जीमेल बहुत चल रही है, तो दूसरी कंपनी सोचे कि हमने इसको फेल करना है, तो वो फालतू का ट्रैफिक इसके ऊपर भेज देंगे रोबोट के साथ बना हुआ, ठीक है। सो दैट जब एक्चुअल इंसान आए तो ये वेबसाइट ही नहीं ओपन होगी। तो कैप्चा क्यों लगाया जाता है? इसीलिए कि जो मशीन होगी, जो भी रोबोट होंगे जो इसको अटैक करने को लगाए गए हैं, वो लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके आईज नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता। दे डोंट हैव सीइंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी। सिंपल है, वो उनमें सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ चीजों के ऊपर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें कैट है, इसमें कहाँ पे ट्रैफिक लाइट है पिक्चर में, ऐसा टेस्ट भी होता है ना वहां पे, आपने बहुत बार किसी ना किसी वेबसाइट पे देखा होगा। तो वो मशीन ये नहीं पहचान सकती। तो ये सारी चीजों की एस्टेब्लिशमेंट एलन ट्यूरिंग ने की थी। अब यहाँ पे एलन ट्यूरिंग ने जो है ये किया, इन्होंने टेस्ट कैसे किया? इंटेरोगेटर को अलग बैठा दिया, एक रूम में कंप्यूटर है, एक रूम में इंसान है। क्वेश्चन पूछे, इंसान एंड कंप्यूटर दोनों ने सेम आंसर दे दिए। अब इंटेरोगेटर तो ये सोचेगा दोनों रूम में इंसान बैठा है, तो इंटेरोगेटर को इस मशीन ने फूल बना दिया, बिलीविंग दैट इन पर्सन इज पर्सन। क्यों? क्योंकि ये सोचने लग गया कि ये भी पर्सन है। दिस इज कॉल्ड एक्ट लाइक ह्यूमन, कि इस मशीन ने बिल्कुल इंसान की तरह काम किया है। समझ आ गई बात? तो इसीलिए इसको ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। डन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? थिंक रैशनली, एक्ट रैशनली, ठीक है ना। थिंक रैशनली, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ थॉट अप्रोच। एक्ट रैशनली, इसको बोलते हैं रैशनल एजेंट अप्रोच। नो, आपको कुछ नहीं लिखना है नोट्स पे, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं लिखना सोनाली, ओके, नो रिक्वायरमेंट। आगे सुनो, ठीक है। आप जस्ट ये पॉइंट लिख सकते हैं बस इतने से एक बार, ठीक है। और इनके बारे में एक एक वर्ड लिख लेना कि थिंक लाइक ह्यूमन क्या है? कॉग्निटिव है। ये क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट है। ट्यूरिंग टेस्ट आपके याद होगा, ठीक है। फिर थिंक रैशनल है, मैं बता रही हूँ, वेट करो मधुसूदन। फिर है एक्ट रैशनल, ठीक है, ये है। अब आगे देखो, क्या इंसान की सोच हमेशा सही होती है? नहीं। हम लोग कई बार कई तरह के इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं, वी आर नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। हम उस वक्त जब हम कहीं पे डिसीजन नहीं ले पाते, तो समटाइम वी आस्क आवर एल्डर्स, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं हमेशा ये करती हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं झट से अपने पापा को फोन करती हूँ, पापा मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बिकॉज आई नो दैट आई विल गेट करेक्ट एडवाइस फ्रॉम हिम, ठीक है। तो फिर वो मुझे बताते हैं ये करना चाहिए, बिकॉज मेरी थिंकिंग मुझे कुछ और करने को कह रही है, उनकी थिंकिंग एक पेशेंस के साथ मुझे बताएगी कि बेटा आपको इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, ये फैसला लेना चाहिए, ठीक है। सो किसी से राय जब हम लेते हैं, किसी से कुछ हम गाइडेंस जब लेते हैं, ठीक है, अगर वो बिल्कुल करेक्ट है, जैसे सुनिएगा,
लॉ ऑफ थॉट अप्रोच, थिंक रैशनली का मतलब क्या है मैं आपके सामने रख रही हूं. सुप्रिया इज स्टूडेंट ऑफ निशा मैम. All students of Nisha ma'am are intelligent. What you will conclude from here? Supriya is student of Nisha ma'am and all the students of Nisha ma'am are intelligent. Then you are going to conclude very good Parvita. You are not aware about Supriya. आप सुप्रिया को जानते नहीं हैं पर फिर भी सभी स्टूडेंट कह रहे हैं सुप्रिया इज इंटेलिजेंट. दिस इज कॉल्ड थिंक रैशनली. डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या है? आप लोगों ने रैशनली सोचा है. गुड. बस दिस इज कॉल्ड रैशनली. ठीक है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ऐसे ही नेक्स्ट क्या था? एक्ट रैशनली. एक्ट रैशनली का मतलब मैं समझा चुकी हूँ. इंसान के फैसले बहुत बार गलत हो सकते हैं. ठीक है, तो एक्ट रैशनली का मतलब यही है, पहले तो सही इन्फ्रेंस निकालना. सुप्रिया इज इंटेलिजेंट, आपने सही इन्फ्रेंस निकाला था थॉट अप्रोच में. ठीक है, थिंक रैशनल में आपने ये निकाला था कि सुप्रिया इज इंटेलिजेंट. अब एक्ट रैशनली में हम क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि आप कहेंगे मैम मेरी सुप्रिया के साथ फ्रेंडशिप नहीं है. मैं क्यों बोलूं सुप्रिया इज इंटेलिजेंट? ठीक है ना. तो आप एक्ट कैसे करेंगे अब यहाँ पे? रैशनली. जो आपने इन्फ्रेंस निकाला है, जो आपने डिसीजन निकाला है, अब उसको लगाना, इंप्लीमेंट करना. हाँ जी, समझ आ गई सभी स्टूडेंट्स को ये बातें? ठीक है, गुड. अच्छा, अब आगे सुनो. मैं अगर ज्यादा इस कंसेप्ट में चलती जाऊंगी थ्योरी में तो आपको थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग लगता जाएगा. ठीक है, इसलिए मैं साथ में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ भी जोड़ना चाहती हूँ सो दैट बोरिंग बोरिंग सा ना लगे. पहली क्लास है, दिमाग पे बर्डन बन गया, पता ही नहीं, सॉरी थ्योरी 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 ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो अब हम बीच में कुछ टॉपिक और इंक्लूड साथ में करेंगे क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि एआई है क्या? स्टडी है मशीन्स बनाने की. कौन सी मशीन? जो ह्यूमन के जैसा काम कर सके एक बेटर वे में. फिर हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं और उन 4 कैटेगरी को हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट. जब हम रोबोट बना रहे हैं ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट है सर्च स्ट्रेटजीज. ठीक है, जब हम रोबोट बना रहे हैं, रोबोट को तो हम तभी कुछ सिखाएंगे ना. जो कार थी वो किनारे पे आके टर्न क्यों कर रही थी, उसको सिखाया गया है कि ये किनारा है. छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं. ठीक है ना. तो वान्या है, अगर समटाइम वो शी took this pen and she always start doing this. I am doing brushing. तो मैं उसको बोलती हूँ कि this is pen, this is not brush. ठीक है, आपके टीथ जो है वो पूरे खराब हो जाएंगे, आप इसको मत यूज करो. ठीक है, बट शी स्टार्ट लाइक दिस ऑलवेज. व्हेनेवर शी सीज समथिंग लाइक दिस तो उसको लगता है ब्रश कर लूं मैं इससे. ठीक है, सो सिखाया गया है. ठीक है ना, कि ऐसा नहीं करना, तो वो छोड़ देगा बच्चा. तो उसी तरह से सर्च स्ट्रेटजीज काफी इंपॉर्टेंट है. रोबोट में इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है. तो डियर स्टूडेंट, सर्च स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है, अनइन्फॉर्म्ड या फिर इन्फॉर्म्ड. इनके और क्या क्या नेम है वो भी सुन लो, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं अनइन्फॉर्म्ड वर्ड आए. ब्लाइंड, ब्रूट फोर्स, एग्जॉस्टिव कुछ भी आ सकता है. सभी का मतलब सेम है. आधी प्रॉब्लम आपकी पेपर में इसी बात के लिए होती है क्योंकि आपको उनके नेम नहीं पता होते. मेरा नेम निशा है, आप लोगों को पता है, आप मेरी क्लास में आ जाएंगे. अगर मैं अपने प्रोफाइल का नेम चेंज कर दूं, मेरा नेम मैं निशी रख दूं, तो आप नहीं आएंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से नेम किसके लिए यूज किए जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अनइन्फॉर्म्ड का ही दूसरा नेम ब्लाइंड है. आपके पेपर में ज्यादातर ब्लाइंड वर्ड यूज होता है या फिर अनइन्फॉर्म्ड. ब्रूट फोर्स या फिर एग्जॉस्टिव आज तक यूज नहीं हुआ, हो सकता है. ठीक है, आगे है इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्म्ड के लिए ह्यूरिस्टिक सर्च वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर इंटेलिजेंट सर्च. हाँ जी, 2 कैटेगरीज पता चल गई. वेरी नाइस. ठीक है, अब नेक्स्ट भी सुन लो.
अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड, इनमें आगे बहुत सारी सर्च स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली ए स्टार का नेम सुना हुआ है। ए स्टार एक सर्च स्ट्रेटजी है जो कि इधर आएगी। आपको अब इन सर्च स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए किधर आएगी कौन सी। अब पेपर पे आपको लास्ट मिनट प्रेपरेशन नोट्स पे क्या लिखना होता है, ये चीज जो हम भूल सकते हैं कि सर्च स्ट्रेटजी 2 है। फिर उसके बाद हम ये लिख लेंगे किसके अंदर कौन सी सर्च स्ट्रेटजीज आती है। अनइन्फॉर्म्ड, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म, डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ लिमिटेड, इंटरेक्टिव डीपनिंग, बाई डायरेक्शनल, इन्फॉर्म्ड या फिर ह्यूरिस्टिक, बेस्ट फर्स्ट, ग्रीडी, ए स्टार। क्या ये नाम याद रख सकते हैं? गुड। कभी कभी वो हिल क्लाइंबिंग भी पूछ लेता है। सो हिल क्लाइंबिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्फॉर्म्ड। ओके, ठीक है। क्लियर कट सी बातें हम करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं करेंगे, इसलिए आपको होना ही नहीं है। मैम हम कैसे ना होई, मैम हम जब इसको नहीं देखेंगे तो हम भूल जाएंगे, तभी बोल रही हूँ ना। लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आज प्रिपेयर करोगे, 3 दिन के बाद उसको रिवाइज करोगे कि पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में मैम ने क्या करवाया था, ठीक है। उसके बाद 6 दिन के बाद में रिवाइज करोगे कि पहली 6 या 5 क्लासेस में मैम ने क्या करवाया था। उसके बाद जब एआई पूरा खत्म भी हो गया तब भी रिवाइज करोगे मैम ने सारी क्लासेस में क्या क्या करवाया है, बस। और साथ में गर्ल्स तो फॉलो करेंगी मेरी इस बात को, बॉयज शायद ना करें, पर बॉयज को भी कर लें तो बेटर है क्योंकि काफी बॉयज भी करते हैं फॉलो। वो क्या है कि अगर आप कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज कर लें नोट्स बनाते वक्त, दैट वुड बी ग्रेट। आपके लिए उन नोट्स को बाद में पढ़ना, रीड करना बहुत कन्वीनियंट, इजी एंड इंटरेस्टिंग होएगा, ठीक है। तो कलर स्कीम जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि कलर के साथ जिस चीज को आप नोट्स बनाते हो, उसको रीड करते हो, वो पेपर में हूबहू आंखों के सामने आता है, ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, ठीक है। सो मैंने बीएड भी की हुई है, तो हमें टीचिंग में, टीचिंग कैसे करते हैं साथ में वो भी बताते हैं, साथ में इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन बुक्स में होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है, उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक एक अच्छी प्रॉपर्टी को यूज करके बेस्ट फर्स्ट बना दिया। ब्रेथ में एक अच्छी चीज थी, एक बुरी थी। डेप्थ फर्स्ट में भी एक अच्छी फीचर थी, एक बुरी फीचर थी, ठीक है। तो दोनों की बेस्ट फीचर्स को, दोनों की अच्छी फीचर्स को उठाया और बेस्ट फर्स्ट बना दिया। दिस इज इन्फॉर्म्ड। फिर उसके बाद है सभी में से ए स्टार सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को यूजीसी नेट का पेपर देने जाना है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड के ऊपर सेंटर का नेम है। आपने सोचा पेपर है 26 जून को, सुबह उठ के देखेंगे कहाँ जाना है, उठ भी गए, गाड़ी भी स्टार्ट कर ली, जाना भी शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं पता किस रूट से जाना है, कहाँ जाना है वो पता है, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड। तो इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग सकती है, आपको जो टाइम है वो भी ज्यादा लग सकता है, पर इसमें आप रास्ते बहुत एक्सप्लोर कर लोगे, पर इसमें पेपर भी रह सकता है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड क्या होता है, जिसमें वी नो दी एक्चुअल पाथ, वी टेक द आइडिया। आपने एडमिट कार्ड देखा तो आप फैसला करेंगे मुझे किस रूट से जाना है, किसी से पूछेंगे, 2-4 इंसानों से, गूगल मैप चेक करेंगे। तो बिफोर विजिटिंग, बिफोर मूविंग दैट प्लेस, यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड?
वेरी नाइस। ठीक है, अब हमारे रह चुके 33 मिनट। अब मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक बार ए स्टार समझा दूं अच्छे से। कोशिश करते हैं कितनी समझ आती है। 200% आएगी, ठीक है, मैं वैसे ही कह रही हूँ, कोशिश करते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग, तो मुझे पता है 200% समझ आएगी। मैं 4 बार एक्सप्लेन कर दूंगी, 15 बार कर दूंगी, डोंट वरी। पर मैं जब एक बार टीच करूंगी उस वक्त बीच में रेपिटेशन शायद ना हो पाए अगर आप कहेंगे, ठीक है, बट एंड तक जाते जाते, क्लास के एंड तक यू विल अंडरस्टैंड इजीली। चलो जी, स्टार्ट करते हैं ए स्टार। तो डियर स्टूडेंट, ए स्टार होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। A star can be used whether we are interested in finding minimal cost overall path or simply path as quickly as possible. जब आप चाहते हैं कि मेरी ये डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है कम कॉस्ट में, तो भी ए स्टार काम करेगा। जब आप चाहते हैं कि मुझे बस जाना है फास्ट, इधर क्या था कम कॉस्ट, इधर क्या था कम टाइम, ठीक है, कम टाइम में जाना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दो चीजें होती है ना, या तो पैसा बचाएंगे या फिर टाइम बचाएंगे ज्यादातर, है ना, ठीक है ना। तो कई बार तो ये होता है हमें पैसा भी बचाना है, हमें टाइम भी बचाना है, पर इसमें दो चीजें लिखी हैं। क्या है, ए स्टार में क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि कम कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो भी हम ए स्टार यूज कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि सिंपली बस पहुंचना है एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पहुंच पाए, तो भी हमें स्टार यूज करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड। अब पता है ए स्टार किस के ऊपर काम करता है, किस स्ट्रेटजी के ऊपर। ए स्टार में जो ओवरऑल कॉस्ट होगी ना पाथ की, मैंने, ये मेरा घर है मोहाली में, ठीक है, मुझे मोहाली से जाना है दिल्ली, ठीक है, तो फिर क्या है, दिल्ली जाना है जब मुझे, तो मैंने जब भी ना मोहाली से दिल्ली जाना हो, मेरे कुछ किस्से याद आ जाते हैं अपने, क्योंकि मैं मोस्टली शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेवल करती थी। और मतलब मेरे भैया पहले दिल्ली रहते थे, बड़े भैया, छोटे मोहाली, अभी भी मोहाली ही है, अब बड़े वाले बॉम्बे चले गए हैं, तो बॉम्बे में अकेले कभी ट्रेवल नहीं किया, ठीक है। तो फिर उस वक्त मैं जब अकेले ट्रेवल करना होता था तो मेरी वो एसी कोच की बुकिंग होती थी, ठीक है, क्योंकि ब्रदर को होता था कि सीधा बस घर पहुंचे ये, ठीक है, यहाँ पे बिठा दिया, उधर बड़े भैया आ जाएंगे, वो ले जाएंगे, ठीक है, आकर, तो कि कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। पर फिर भी बहुत किस्से हो जाते थे। समटाइम आई फॉरगेट माई टू टेक माई आईडी प्रूफ विद मी। आप लोगों को पता है ट्रेन में आईडी प्रूफ ना हो तो, ठीक है, क्या होता है ना, ठीक है, आपके पास आईडी प्रूफ क्यों नहीं है। तो समहाउ आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन, ठीक है, ये बातें भी हम कभी ना कभी करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, मैंने मोहाली से जाना है दिल्ली, और तो क्या फैसला किया गया कि मैं कार से जा रही हूँ, ठीक है, थ्रू कार, ट्रेन से नहीं जा रही। तो फिर मुझे बताया गया कि अगर आप अंबाला के थ्रू जाएंगे तो कम टाइम या फिर कम कॉस्ट लगेगी, कोई भी चीज, ठीक है, थ्रू अंबाला। तो मुझे ना, ये मेरे घर पे फैमिली मेंबर्स को इतना रास्ता पता था कि अंबाला तक का कितना लगेगा, ठीक है। उसके आगे का घर वालों ने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इट मीन्स ये टोटल भी तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ लगी? हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स, ब्रदर सोच रहे हैं कि निशा 4 घंटे में पहुंच जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का उनको पता था कि निशा को 1.5 आवर लगना है, ओके, और उसके बाद इतना लगना है, वो 4 घंटे में पहुंच जाएगी। ये अजम्पशन थी आगे की। तो ये भी ऑब्वियस है, टोटल भी अजम्पशन हो जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल पाथ है ना, उसको हम मोस्टली ना एफ डैश लिख देते हैं, एफ डैश एन, टोटल को, ठीक है। और उस टोटल में से एफ डैश क्यों लिखा? बिकॉज ये अजम्पशन है, डैश अजम्पशन के कारण,
उसमें से जो इतना सा रास्ता है इसको हम जी लिखेंगे, जी एन, और जो आगे का हमने अज्यूम किया वो क्या है, एच डैश एन। तो मेरा जो टोटल है एफ डैश एन किसके इक्वल आ जाएगा, जी एन अंबाला तक का रास्ता, अंबाला से दिल्ली का रास्ता, क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया था, दैट्स वाई मैंने डैश लगाया है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, इसी के कारण अजम्पशन बन जाएगी कि इतना लगेगा। तो ए स्टार की ये इक्वेशन है जो अक्सर आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। क्या आपने एफ डैश एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच डैश एन कभी ना कभी देखा है? कुछ स्टूडेंट्स ने तो डेफिनेटली देखा होगा, सभी ने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो समझ जाओ, अब मैंने बता दिया आपको कि ए स्टार में जब हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं वो एफ डैश एन होती है, वो किसके इक्वल होती है, जी एन प्लस एच डैश एन। जी एन क्या है, एन क्या है, अंबाला, ठीक है। जी एन क्या है, इनिशियल से करंट तक जाने का रास्ता, करंट किसको बोला, अंबाला को। एच एन क्या है, करंट से फाइनल तक, फाइनल क्या था, डू यू रिमेम्बर, इनिशियल क्या था, बताओ कौन सा सिटी था इनिशियल, मेरा घर मोहाली, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद करंट क्या था, दिस करंट, व्हाट वाज दिस, अंबाला, एंड फाइनल क्या था, दिल्ली था। डू यू अंडरस्टैंड, ये एन क्या है, वो नोड जहां तक हम पहुंच रहे हैं, करंट मतलब जी ब्रैकेट में अंबाला, एंड एच डैश एन व्हाट इज दिस, अंबाला से दिल्ली, ब्रैकेट में हम अंबाला डाल रहे हैं, वाई, बिकॉज दैट इज आवर करंट नोड। तो जीएन क्या हो गया, गिव्स पाथ कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू नोड एन, स्टार्ट से नोड एन तक। एच डैश क्या हो गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट, assumption from n to goal. This is called cost to get from node to goal. ए स्टार की हेल्प से हम किस तरह से कॉस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल, एफ डैश एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच डैश एन। हाँ जी, टॉपिक क्लियर सभी को? सभी, स्पेशली दोज हु आर डूइंग फर्स्ट टाइम, एआई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, टॉपिक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ पता है क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको समझ तो लग जाएगी बात की जो मैंने बताई, वो सोचेंगे क्या ये बात इतनी सिंपल है, ठीक है, ये तो टॉपिक ऐसे लगता है बहुत मुश्किल होगा। इस समझ तो आ गया, पर क्वेश्चन कैसा आएगा, तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, तो स्ट्रेस मत देना, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, ठीक है, कोई स्ट्रेस मत देना, यू आर हियर, ठीक है, एंड हम मिलके बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, जितना फ्री माइंड होकर स्टडी करोगे मेरे लिए आप लोगों को उतनी चीजें एक्सप्लेन करनी इजी हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, सो एफ डैश एन क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है चीपेस्ट सोल्यूशन की थ्रू एन, थ्रू अंबाला। एफ डैश एन क्या है, एस्टिमेटेड ही तो है, चीपेस्ट सबसे सस्ते रास्ते का, कम कॉस्ट वाले रास्ते का, थ्रू अंबाला। ए स्टार की एक खासियत है, ये कंप्लीट भी है, ये ऑप्टिमल भी है, ये दो वर्ड्स हैं, ये पेपर में हमें आ सकते हैं कि क्या ए स्टार कंप्लीट है, क्या ए स्टार ऑप्टिमल है। मैं दोनों का जिक्र करने जा रही हूं आपके साथ, होता क्या है। ऑप्टिमल तो होता है बेस्ट, ऑप्टिमल मीन्स टू से ए स्टार में हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा कम से कम कॉस्ट का। ऑप्टिमल मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन, किसी चीज को बेस्ट करना, ठीक है। जैसे आप लोग शादी में जा रहे हो, ठीक है, तो ब्रदर या फिर हस्बैंड या फिर मेल जो है कोट पैंट डाला, रेडी हो गए,
ठीक है, बट व्हाट यू डू, एक फाइनल टच देना बाकी है। अंदर वाले मिरर ने बोल दिया, ड्रेसिंग वाले ने, कि ठीक हो जी जाओ, ठीक है, फिर लॉबी में आगे ये वाला मिरर भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, उसने भी बोल दिया जाओ बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर जाकर गाड़ी के पास रुके, फिर वो वाला शीशा ये भी पूछ ले इससे ये क्या बोल रहा है, वो कहता बस करो, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, जाओ, ठीक है। शादी में पहुंच के फिर जाकर जल्दी से क्या हुआ कि पहले इनका ड्रेसिंग देख लें, वॉशरूम जाएं और चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है। उसने भी बोल दिया कि बस कमाल ही लग रहे हो, ठीक है, अब जाओ शादी में लोगों को के पास इंटरेक्शन करो, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ठीक है, दिस इज ऑप्टिमल। हाँ जी, बात समझ आ गई। अब मैं कंप्लीट भी समझाऊंगी वो क्या होता है, ठीक है। ए स्टार कंप्लीट है। ए स्टार याद है ना किसकी टाइप थी, ह्यूरिस्टिक की टाइप थी। हेरिस्टिक के लिए कुछ चीजों का जिक्र किया जाता है, हेरिस्टिक को एक वरदान मिला है कि ये कंप्लीट नहीं होता, जबकि ए स्टार हेरिस्टिक की ही टाइप है और वो कंप्लीट है। हेरिस्टिक इन्फॉर्म्ड, यस, इन्फॉर्म्ड का ही दूसरा नेम क्या है, ह्यूरिस्टिक होता है। मैंने रीड भी करवाया था, आप लोग भूले तो नहीं ना। इन्फॉर्म्ड, ह्यूरिस्टिक, ठीक है, दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, क्या आपने ध्यान दिया। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मीन्स टू से इन्फॉर्म्ड, दोनों नेम है। यहाँ पे जो हम ये एच लेते हैं, ह्यूरिस्टिक मीन्स इंटेलिजेंट, एच का मतलब भी यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक वर्ड के कारण ही ले रहे हैं। अब सुनो, जो इन्फॉर्म्ड है ना वो सर्च अच्छी होती है अनइन्फॉर्म्ड से, पर फिर भी ना इसको एक वरदान मिला है कि इसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ, सुन लो। आप लोग शिमला गए हो घूमने, आपको ना वहां पे नहीं पता कहाँ पे जाना है, कहाँ पे घूमना है, आप अपनी मर्जी से घूम घाम के आ गए। अपनी फ्रेंड ने बताया कि आप वहां पे, क्या है वो, ऑल इंडिया स्टडी है ना, क्या नेम है, मैं नेम भूल गई अब उसका, ठीक है। तो जहाँ पे बैठ के शिमला का समझौता हुआ था, ठीक है, कि ये ऑल इंडिया स्टडी इंस्टीट्यूट है आई गेस शिमला में, ठीक है। और वहां पे जितना भी उनका फर्नीचर है वो हिस्टोरिकल है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले का फर्नीचर है। एक वहां पे गोल टेबल है, राउंड टेबल है, उसके ऊपर कट का निशान है। वो कहते हैं जब यहाँ पे बैठकर, इस टेबल के ऊपर बैठकर, कहते फैसला लिया गया था हमारी जो डिवाइडेशन हुई थी एडजॉइनिंग कंट्री के साथ, तो वो इसलिए कहते इसके ऊपर भी कट का निशान बना था। बाकी कहते इसके बारे में फैक्ट नहीं है, अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो, ठीक है। तो आप वहां पे गए, आपने कुछ अपनी मर्जी से, आप मॉल चले गए, ठीक है, मॉल रिच पे चले गए, तो आपने वो चीजें सुनी हुई थी, न्यूज़पेपर में देखी हुई थी, आप लोग घूम के आ गए। फ्रेंड ने बताया कि आप वहां पे नहीं गए, वो तो इतनी अच्छी जगह थी, ठीक है। तो वो क्या था जो आप घूम के आ गए, वो था ब्लाइंड सर्च। आपने जाकर वहां पे लोकल गाइड हायर कर लिया, वो क्या है, ह्यूरिस्टिक। इतनी बात पता चली, ह्यूरिस्टिक क्या है, आपने लोकल गाइड हायर कर लिया, क्योंकि वो आपको बताएगा कि अब आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो आगे, लोकल गाइड आपके लिए एक तरह की ह्यूरिस्टिक सर्च का काम करेगा, ठीक है। उसने बता दिया सर आप ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप इसके आगे कुफरी जा सकते हो, सर आगे यहाँ पे एक टेम्पल है, नालदेहरा भी यहीं पे है, आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है, आप ये विजिट करो, सर आज के दिन आपको ये विजिट करना चाहिए, ग्रीन वैली, और उसके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, और ये विजिट आज करो, कल का आपका टूर मैं फिर से बनाता हूँ, ये विजिट करना है। गाइड आपके लिए अच्छा है, उसने कम टाइम में आपको ज्यादा विजिट करवा दिए, पर वो इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपको शौक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पेंटिंग का शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, गाइड को नहीं पता, उसके शहर में आर्ट एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, आम ही बात है, उसने उसका मेरे सामने जिक्र ही नहीं किया। तो वो अच्छा था इस हद तक कि उसने कम टाइम में हमें चीजें विजिट करवा दी, बट मेरे लिए वो ट्रिप ही इनकम्प्लीट था। क्यों इनकम्प्लीट था, मेरी फेवरेट जगह पे वो लेकर ही नहीं गया, मुझे बताता तो कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट लगा हुआ है, मैंने कहीं नहीं जाना था,
मैंने पहले वहीं पे जाना था। ठीक है, समझ रहे हो आप इनकम्प्लीट कैसे हुआ? हम ह्यूरिस्टिक के साथ फैसला ले लेते हैं कि मुझे मोहाली से कहाँ जाना है, मान लो दिल्ली। तो मोस्टली ह्यूरिस्टिक क्या करते हैं, वो बेस्ट पाथ देखने के चक्कर में ना वो इनकम्प्लीट कर देते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं पाथ घूमने। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड क्या था, हम रैंडमली बिना बात के गलियों में घूमते फिर रहे हैं। इन्फॉर्म्ड क्या है, टू द पॉइंट बात करता है, सीधा लेकर जा रहा है वहां पे जहां पे जाना था। इनकम्प्लीट हुआ ना? ठीक है, सो हो भी सकता है ये किसी इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, पर जो ए स्टार है वो क्या कह रहा है, वो कंप्लीट एंड ऑप्टिमल दोनों है। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ह्यूरिस्टिक अगर हम इनकम्प्लीट कह भी देना कि किसी तरह से इनकम्प्लीट हो सकता है, बट ए स्टार कंप्लीट एंड ऑप्टिमल है, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है। हाँ जी, समझ लगी आपको बात इतनी? गुड, ठीक है। अब मैं ए स्टार की डीप बातें आपके साथ करूंगी, उससे पहले आप लोग ये डायग्राम चेक करो whether you understand or not. ठीक है, समझ गए ना? गुड, ओके। अभी तक ना कोई खास चीज हमने की नहीं, अब करेंगे हम। वो आपसे पेपर में पूछेगा कि अगर जी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर जी की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, ये बातें आपसे पूछेगा। मैं थोड़ा सा इनके बारे में समझा दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन की लुक दूंगी। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जी। हाँ बिल्कुल बलविंदर, आप इसको क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 आवर्स लगते हैं, ये वीडियो भी अपलोड हो जाती है उस वक्त। ठीक है, और साथ में पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो आपको समझ आ गया ना? अब हम रोल ऑफ जी डिस्कस करेंगे। इज दिस फाइन? गुड, ठीक है, ओके। सो रोल ऑफ जी है क्या? जी हमें ये फैसला लेने देता है कि हम किस रास्ते से जाएं। जी ने मुझे बोला कि मैम आप अंबाला से जाओ। ठीक है, मैंने अंबाला से डिसीजन क्यों लिया जाने का? क्योंकि हाउ गुड नोड इटसेल्फ लुक्स, जी जो है हम इस बिहाफ पे लेंगे हाउ गुड दिस नोड इज, ये कितना अच्छा सिटी है। दूसरा, इस सिटी तक जाने का पाथ कितना अच्छा था। अगर मेरे पास अंबाला के थ्रू जाने का रास्ता है और अंबाला एक अच्छा सिटी है तो मैं अंबाला से जाऊंगी। सिर्फ इसी बात के कारण मैं अंबाला से नहीं जा रही, अंबाला तक जाने का रास्ता मेरे घर से क्या वो भी अच्छा है, मैं दोनों बातें देखूंगी। रोल ऑफ जी, हाउ गुड नोड इटसेल्फ लुक्स, हाउ गुड अंबाला लुक्स इटसेल्फ, एंड हाउ गुड द पाथ टू अंबाला वाज, अंबाला तक पहुंचने का पाथ कैसा था, दोनों चीजें देखेंगे। आपको इतनी बात समझ लगी? गुड। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा सर जी अगर जी की वैल्यू हम 0 ले लें तो क्या होगा। जी की वैल्यू 0 मतलब हमने अंबाला चूज ही नहीं किया। जी की वैल्यू मतलब 0 का मतलब क्या है, यही बचा। जी की वैल्यू 0 क्या है, एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन था। जी की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, एफ एन इज इक्वल टू एच एन। जी एन तो आया ही नहीं क्योंकि 0 लिया। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपने घर पे बैठकर सीधा दिल्ली के बारे में ही फैसला ले रही हूँ, बीच का मैंने फैसला ही नहीं लिया। इसका मतलब जी एन इजिकल टू एच एन, इसका मतलब ये है कि वी केयर अबाउट गेटिंग टू सोल्यूशन समहाउ, मुझे बस दिल्ली पहुंचना है।
कितना मर्जी खर्चा आ जाए, कितना मर्जी टाइम लग जाए, डजंट मैटर। जी को अगर 0 कर रही हूं मैं, बीच का कोई फैसला ले ही नहीं रही, सीधा दिल्ली का सोच रही हूँ, इसका मतलब क्या है? वी केयर अबाउट गेटिंग टू सोल्यूशन समहाउ। मुझे बस दिल्ली पहुंचना है, सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं जी की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या होगा? 1 का मतलब एक तरह का कांस्टेंट। जी की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं, 1 कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, इसका मतलब होता है अब मेरी जो है फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं दिल्ली पहुंचूंगी। क्यों? क्योंकि एफ डैश एन मेरा 1 प्लस एच एन आया। 1 करने का मतलब यही है कि अंबाला तक का सफर कम से कम हो। 1 मतलब कांस्टेंट मतलब कम से कम। तो जब हम फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स जानना चाहते हैं तो जी की वैल्यू वहां पे 1 होगी। मैं अब इसकी वर्डिंग सारे की रीड करवाने जा रही हूँ। मैं एक बार समझा चुकी जी का रोल। आप रीडिंग लीजिए और मुझसे पूछिए आपको जो बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, जो भी बात नहीं समझ आई पूछो, फिर मैं आपको क्वेश्चन का लुक दूंगी कैसा आएगा। हाँ, when g is 1, 1 means to say constant चितवन, सिंपल। ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कम, कांस्टेंट मतलब कम। whenever we want fewest number of steps, जब भी हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो g की वैल्यू क्या होगी वहां पे? 1। अब बताओ क्लियर हुआ? सभी को? आपको मैं अब एक बार क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ, ओके? फिर उसके बाद आपके दिमाग में शायद क्वेरी ना रहे, ओके? कि ए स्टार के ऊपर किस तरह की वर्डिंग हमसे पूछी जा सकती है, ओके? पहले हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर आप देखिएगा, अगर क्वेरी हुई कोई मेरे से पूछिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव 75 सेकेंड्स। पहले रीडिंग लो, क्या लिखा है? रीडिंग लेना तो हमें पसंद ही नहीं है। पता नहीं कौन है ये बुद्धिजीवी जिन्होंने आंसर दे भी दिया और गलत। वेल डन अनीता, धन्या, पूर्वा, रेनवी, प्रीति, सध्यनता, आई थिंक मैंने आपका नेम सही बोला है, सॉरी अगर गलत बोला हो। पूनम, स्वाति, वेरी गुड। रजनी, प्रियंका, संदीप, वर्षा, मयूरी, रीटा, गुरुपदा, गुरु, सिमरन, रेखा, सुप्रिया, पायल, हरिओम, श्रद्धा, स्वरूपा, विनीता, आशीष, सरस्वती, कविता, संगीता, एमएस, सविता, देन मोहिनी, गीता, उबिता, आंचल। 18 सेकंड बाकी हैं। कृष्णा, बलविंदर एंड अनु, फिर सुचिता, देन प्रीति। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, क्लास में कोई 2 स्टूडेंट है आई गेस। प्रीति के बाद है मनप्रीत, देन मुर्ताज, देन निवेदिता, देन ब्रिजेंद्र। वेरी गुड, वेल डन। यू कैन चेक योर लीडर बोर्ड, चेक करो। ठीक है, आप किस नंबर पे हो, आपने आंसर कब दिया है, कितनी देरी में दिया है, ठीक है ना? हमें वो भी देखना है। सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन विच I have explained just now. Okay, Sarita, I will come to that point. Wait करना। जो मैंने बात अभी एक्सप्लेन की थी थ्योरी की, आपने उसका आंसर दिया और कितने टाइम में दिया। थ्योरी का क्वेश्चन में वी डोंट हैव दिस मच टाइम टू इन्वेस्ट, ओके? तो बताओ जी,
20वें नंबर पे कौन है? जल्दी से, आपको लीडर बोर्ड दिख रहा है, आपका नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है। कौन है 30th नंबर के ऊपर? चेक करो, ओके। 19 है पायल का, ओके ठीक है। चलो वापस आते हैं। सो व्हाट वाज दिस? जिनका भी 2 स्टूडेंट्स का गलत हुआ है। ए स्टार एल्गोरिदम यूज दिस, ए स्टार ये यूज करता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल, डेफिनेशन दे रखी है इसने, देखो क्या जरूरत क्या थी, हमें क्या आती नहीं है, हमें डेफिनेशन बता रहा है, देख लो। वेयर जी इज द मेजर ऑफ कॉस्ट गेटिंग फ्रॉम इनिशियल टू करंट। जी क्या है? कहता है इनिशियल से करंट तक पहुंचने का रास्ता है। एच डैश क्या है? एस्टिमेटेड है, कहां से? करंट से गोल तक। सर क्या बोल रहे हो, हमें सब कुछ आता है, वी आर इंटेलिजेंट। टू फाइंड अ पाथ इन्वॉल्विंग फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो क्या होना चाहिए? कम से कम स्टेप्स के लिए g इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। निशा मैम ने समझाया था हमें, ठीक है। रोल ऑफ जी मैम ने एक्सप्लेन किया था। फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप मैम ने हूबहू सेम वर्डिंग टीच की थी। तो g इज इक्वल टू 1। h के बारे में तो मैम ने जिक्र ही नहीं किया अभी तक की एक्सप्लेनेशन में। h तो अभी करूंगी डिस्कस, पेपर में जाकर गलत करते तो मैं मानू, ठीक है। तो वी डोंट हैव दिस मच टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस क्वेश्चन। पेपर में इतना टाइम नहीं लगा सकते और ना ही हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आंसर भी नहीं गलत लिख सकते। तो फिर से समझो, एफ डैश एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच डैश एन होता है। वो आपसे पूछेगा कि सर अगर जी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? सर उसका मतलब ये है वी वांट सॉल्यूशन समहाउ, बस कितने भी स्टेप लग जाए हमें सॉल्यूशन चाहिए समहाउ, हमें सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। अगर g इज इक्वल टू 1 हो जाए, सर हमें फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्यूशन चाहिए, ओके समझ लगी बात? तो इन्होंने पूछा भी यही था कुछ, टू फाइंड a path involving fewest number of steps we should get, ये दे रखा है, ठीक है ना। f डैश इज इक्वल टू g प्लस h डैश, कहता फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। मैम ने क्या समझाया? अगर g की वैल्यू 0 हो जाए समहाउ सॉल्यूशन चाहिए, कैसे भी। अगर g इज इक्वल टू 1 हो जाए तो मैम ने बताया फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या आपको समझ लगी बात? ए स्टार के ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ए स्टार एल्गोरिदम इज गारंटी टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हेन एच स्टार नेवर ओवर एस्टिमेट एच, इसका आंसर सी होगा, बट मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता? मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आपको क्या बातें समझनी है क्लास में से? आगे सुनो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फॉर्म्ड, इनमें से कौन सी इन्फॉर्म्ड नहीं है? इनमें से कौन सी इन्फॉर्म्ड नहीं है? 2013 में पूछा गया है। कैन यू टेल मी कौन सी इन्फॉर्म्ड नहीं है? पोल इज रनिंग। हाँ कौन सी इन्फॉर्म्ड नहीं है? यस गुड वेरी नाइस। सो पोल हो गया चेंज, क्योंकि बीच में आपके विचार हैं कि मैम हम तो नहीं आंसर गलत देते, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो आके ना हमारा पोल चेंज कर देते हैं, पता नहीं उनको क्या है। सुबह सुबह 6:30 क्लास शुरू हुई है और वो आते हैं यहाँ पे आपका पोल खराब करने के लिए। आप देखो, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो सो क्या आंसर आना था? नॉट एन इन्फॉर्म्ड सर्च। कौन सी इन्फॉर्म्ड नहीं है? डेप्थ फर्स्ट नहीं है। भूल गए क्या? बताया क्या था? इधर ए स्टार था, बेस्ट फर्स्ट था, डेप्थ एंड ब्रेड्थ की अच्छी अच्छी फीचर मिलाकर बेस्ट बना था। तो एक तरफ बेस्ट था, ब्रेड्थ एंड डेप्थ दूसरी तरफ था। तो इज नॉट इन्फॉर्म्ड कौन सी नहीं है ये? ए स्टार भी इन्फॉर्म्ड था, बेस्ट भी इन्फॉर्म था। ये किसने है ए स्टार दिया है?
नॉट इन्फॉर्म्ड में आओ, सामने आओ पहले तो आओ। किसने दिया मुझे नहीं पता, जल्दी से आओ सामने। सी ऑप्शन किसने दिया वो आओ सामने। और क्यों दिया ये बताओ। क्या ये नॉट नहीं पढ़ा था इसलिए दिया गया? बताओ। अब कोई आएगा नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना, बताओ। नहीं आएगा, चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपने ये आंसर गलत इसलिए दिया हो क्योंकि आपने नॉट नहीं पढ़ा होगा। तो रीडिंग एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस फाइन? ठीक है, डन। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही ए स्टार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पर उनको हम तब कर पाएंगे जब हम ए स्टार पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। क्या आप सभी स्टूडेंट रोल ऑफ जी समझ चुके हो? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ एच। आपको मैंने बताया था ना, एच डैश क्या होता है? एस्टीमेट, बताया था ना। पर एच होगा एक्चुअल, ठीक है। सोचा था इतना टाइम लगेगा, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर्स ने सोचा था कि निशा को 4 घंटे लगेंगे। मुझे लगे जो है एक्चुअल, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा, 4 घंटे 15 मिनट लगे, वो एक्चुअल है। तो एच डैश इज द एस्टिमेटर ऑफ एच। आपको ये बात समझ आई? एच डैश क्या है? एस्टिमेटर है। इज दिस फाइन? गुड, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। इज दिस फाइन? ठीक है, चलिए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल द टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो, ठीक है। जितना टीच किया है उसको रीड करके आना नेक्स्ट क्लास से पहले। आज हमारा नेक्स्ट इवनिंग में भी क्लास है 5 PM, न्यू कोर्स, डिफरेंट कोर्स, ठीक है। उसको भी ज्वाइन करना, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू पीपल वर गिविंग मी रिस्पॉन्ड। दैट इज द बेस्ट थिंग। जितना आप रिस्पॉन्ड देंगे उतना अच्छे से मैं टीच करूंगी। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, मुझे लगेगा आप सो रहे हैं, तो फिर मैं भी सोना बेस्ट समझूंगी, ठीक है। चलिए, गुड, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे इवनिंग में, 2 सेशन चलेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। 5 PM है आज, ठीक है, आज 5 PM है, यस, ठीक है, गुड। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।